Assalamu alaikum and welcome back. My name is Sanas Hashim and you are watching Conceptual Science. So as we were discussing earlier about GERD, that is gastroesophageal reflux disease, कि उसकी later complications में क्या होता है, later complications में हमारे पास शामिल होता है Barrett esophagus. So let's discuss about Barrett esophagus. If we see the definition, it is the metaplasia of lower esophagus. We have seen the esophagus here, ठीक है, और esophagus आगे जाके कनेक्ट होता है स्टमक के साथ और स्टमक से क्या होता था, एसिड रिफ्लक्स होता था, ठीक है। अब एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से क्या होगा, जो लोअर इसोफेगस है वहाँ पे जो उसकी लोअर वॉल है, ठीक है, वहाँ जो मौजूद एपिथेलियम है उसमें हो जाएगी मेटाप्लेजिया। नाउ व्हाट इज मेटाप्लेजिया? देयर इज अनदर टर्म डिस्प्लेजिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया बोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाप्लेजिया कहते हैं कि आपकी ऑर्गन में, ये ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन में मौजूद एपिथेलियम किसी स्ट्रेस की वजह से चेंज हो जाए, अपने आप को डेवलप कर ले, मॉडिफाई कर ले, इस कंडीशन को कहते हैं मेटाप्लेजिया। यहाँ पे भी यही होता है, जो एपिथेलियम नॉर्मली प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, वो नहीं रहती। जब एसिड आता है तो एसिड के आने की वजह से अपने आप को वो मॉडिफाई कर लेती है ताकि एसिड के रिफ्लक्स से महफूज रहे, और इस चक्कर में क्या होता है, नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम फॉर्म हो जाती है। अब नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें मौजूद होते हैं गॉबलेट सेल्स भी, जो कि आपको पता है गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस बनाते हैं, लेकिन ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है नॉर्मली प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, लेकिन ये इंटेस्टाइन वाली एपिथेलियम जब इसोफेगस के लोअर पार्ट में आ जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट इसोफेगस। सो अनदर थिंग इज इट इज ऑल्सो अ प्री मैलिग्नेंट दैट इज लीड्स टू एडिनोकार्सिनोमा। प्री मैलिग्नेंट का मतलब ये है कि इस मेटाप्लेजिया में जब आगे जाके फर्दर जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है दैट इज डिस्प्लेजिया। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेजिया? डिस्प्लेजिया कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जब ग्रोथ ऑफ द सेल्स जो है वो एबनॉर्मली बढ़ने लग जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। और जब हायर ग्रेड डिस्प्लेजिया होगा तो वो एक प्री मैलिग्नेंट केस है जो कि आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा फॉर्म कर लेता है। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट बैरेट इसोफेगस के होता क्या है, गर्ड की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से भी हो सकता है कि एसिड रिफ्लक्स हो, तो क्या होगा, यहाँ पे आके वॉल पर एसिड लगेगा जिसकी वजह से वो अपने आप को मॉडिफाई करेगी। मॉडिफाई करने के बाद वो अपनी एपिथेलियम चेंज कर लेगी। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, उसके वो प्री मैलिग्नेंट हो जाएगा थ्रू डिस्प्लेजिया। ये सब आपको समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि इसके बेसिकली कोई क्लिनिकल फीचर नहीं होता। बैरेट इसोफेगस कोई क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ नहीं आता, कोई भी आपके पास पेशेंट सिम्टम्स लेके नहीं आएगा बैरेट इसोफेगस के। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप इसको चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं, थ्रू डायग्नोसिस। नाउ व्हाट, हाउ यू कैन डायग्नोस इट? डायग्नोस करने के लिए आपके पास आसान सा तरीका क्या है कि आप एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे, आप लोअर इसोफेगस की तरफ जाके बायोप्सी करेंगे, यानी कि पहले आपने एंडोस्कोपी करनी है, एंडोस्कोपी के बाद आपको बायोप्सी करनी है, और बायोप्सी में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी ये लोअर इसोफेजियल में एपिथेलियम जो है वो चेंज होकर नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगी जिसमें गॉबलेट सेल्स मौजूद होंगे। सो आपने बायोप्सी करी, बायोप्सी से आपको पता चला कि गॉबलेट सेल्स मौजूद हैं, तो आपने क्या डायग्नोस कर लिया, इट इज बैरेट इसोफेगस, ठीक है। मेटाप्लेजिया आपको नजर आ गया। क्लिनिकल फीचर्स इसके कोई नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स नंबर 1 तो गर्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 10% ऑफ द केसेस तो कंफर्म ऐसे होते हैं कि गर्ड की वजह से ही डिस्प्लेजिया होता है। अदर केसेस आपके पास रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि आप अगर मर्द हजरात में शामिल हैं तो आप भी एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी एक रिस्क फैक्टर है, और अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है फिर तो आपको टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि बैरेट इसोफेगस आपको हो सकता है। सो बैरेट इसोफेगस जो है वो कॉमनली मैन 50+ स्मोकिंग में और गर्ड की वजह से होता है, सही। और अगर इसमें हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ देखें या इसकी टाइप्स की तरफ देखें तो इसकी 2 टाइप्स हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, और फिर इसकी मैनेजमेंट भी उसी के हिसाब से मैं मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ बैरेट इसोफेगस। देयर आर 2 वेरी इजी टाइप्स। नंबर 1 इज शॉर्ट सेगमेंट, नंबर 2 इज लॉन्ग सेगमेंट। यू कैन अंडरस्टैंड बाय नेम। शॉर्ट मीन्स के बहुत कम एरिया इसने कवर किया होगा, और लॉन्ग का मतलब ज़्यादा एरिया कवर किया होगा। बेसिकली होता ये है, आपकी इसोफेगस है, आगे जाके स्टमक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो स्टमक से पहले का पार्ट है, ठीक है, लोअर इसोफेगस का, अगर वो 3 सेंटीमीटर से कम एरिया जो है उसकी मेटाप्लेजिया हुई है, ठीक है, यानी कि 3 सेंटीमीटर से लेस इस एरिया की मेटाप्लेजिया, इस एपिथेलियम जो है वो चेंज हुई है, उसको हम कहेंगे शॉर्ट सेगमेंट बैरेट इसोफेगस। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा जा चुका है, कवर कर चुका है, तो उसको कहेंगे हम लॉन्ग सेगमेंट बैरेट इसोफेगस। एक बात याद रखनी है,
ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देखा जाता, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, यानी ऊपर सिफेलिक की तरफ देखा जाता है। सिफेलिक यानी कि हेड को बोलते हैं ना, तो ऊपर की तरफ देखा जाता है। तो यहां से यहां तक देखेंगे, अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये टाइप कौन सी हो जाएगी, लॉन्ग सेगमेंट बैरेट इसोफेगस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, यू नीड टू सी बायोप्सी के रिजल्ट्स। बायोप्सी में आपने देखे होंगे कॉलमनर, ठीक है, गॉबलेट सेल्स भी मौजूद होंगे जो कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है। बेसिकली आपने क्या देखना है कि मेटाप्लेजिया मौजूद है या इसके साथ डिस्प्लेजिया भी मौजूद है। अगर सिर्फ मेटाप्लेजिया है तो आप क्या करेंगे, पीपीआईज दे देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो कि हमने गर्ड में दिए थे, क्योंकि मोस्ट लाइकली जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो गर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, ना ही मैन 50+ या स्मोकिंग अगर आप छुड़वा सकते हैं तो वो बेहतर एक चांस हो सकता है। तो अगर सिर्फ मेटाप्लेजिया है तो आप पीपीआईज दे देंगे, साथ में एंडोस्कोपी आप जो है रिकमेंड करेंगे फॉर एवरी 2 to 3 ईयर्स। हर 2 से 3 साल में आपको चेंजेस नोटिस करनी है कि कितनी चेंजेस आ रही हैं लोअर इसोफेगस में। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि लो ग्रेड डिस्प्लेजिया हो चुका है, यानी कि यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो चुकी है लेकिन लो ग्रेड है, तो आप क्या कहेंगे, आप फिर से पीपीआईज देंगे ताकि मजीद ना बढ़े, और इसके साथ में एंडोस्कोपी हर 6 से 12 महीने में रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया हो चुका है, अब हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया क्या होगा, वो आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा में कन्फर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया में बेसिकली आपने करना क्या होता है, ईसोफेजेक्टोमी, जो कि एक सर्जिकल रिसेक्शन है, उसमें ये जो नीचे का पार्ट है ये कट जाएगा और इसको स्टमक के साथ जोड़ दिया जाएगा डायरेक्टली, ताकि कॉम्प्लिकेशंस कौन सी ना हो, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा ना हो। अदर कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास शामिल है अल्सर एंड स्ट्रिक्चर्स, ठीक है। अल्सर और स्ट्रिक्चर की वजह क्या है, जब इसोफेगस में आप यहाँ देखें, यहाँ पे जब आपके पास एपिथेलियम चेंज होता है एसिड के रिफ्लक्स की वजह से, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास क्या हो, इन्फ्लेमेशन भी हो। इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सर भी होगा, अल्सरेशन भी होगी, और जब अल्सरेशन होती है तो क्या डैमेज होता है, और डैमेज के बाद फाइब्रोसिस होती है। तो जब फाइब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन होती है तो स्ट्रिक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्चर्स भी आपको हो सकता है बैरेट इसोफेगस की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में नजर आए। सो दैट्स ऑल अबाउट बैरेट इसोफेगस। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट टॉपिक यू वांट मी नेक्स्ट to make videos on. Thank you.